मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे आदिल के खुगर हैं और ऐसे आदिल के कायल हैं। ये आदिल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये आदिल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये आदिल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये आदिल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये आदिल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं। और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है। देख रहे हैं आप, हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो आप 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखे, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखें। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें
सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें इस भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं है कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहाँ देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते हो कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी, अपने बेटे के खिलाफ भी सजा सुनाई थी। काजी शुरह वो है कि जब इनका बेटा मदरसे में पढ़ता था तो मदरसे के टीचर ने शिकायत की कि आपके बेटे ने किसी नाई से, हज्जाम से, बार्बर से बाल कटवाए और असर की नमाज का वक्त करीब था। जब वो बाल कटवा कर वापस आया तो असर की नमाज की जमात छूट चुकी थी। अगरचे उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छोड़ दी। तो काजी शुरह ने एक मोटा डंडा भेजा था और कहा था कि ये मुकदमा मेरी अदालत में आया है, इसलिए ये डंडा मैं भेज रहा हूं। इस लकड़ी से मेरे बेटे को इतना मारो कि ये लकड़ी जब तक टूटकर 3 हिस्सों में ना बढ़ जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े ना हो जाएं, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो और उसको बताओ कि तुमने ऐसे तंग वक्त में नमाज बाल क्यों कटवाए, जब नमाज से असर का वक्त करीब था, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी जा सकते थे, तो हमारी जमात क्यों छूटी। मेरे भाइयों, ये वो काजी शुरह हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ अपने बेटे के साथ भी किया था। इनकी एक अदालत में एक फैसले के दिन गैर मुस्लिम और मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है, लोग देखना चाहते हैं। उसी भीड़ के अंदर दरबान ने, जो काजी शुरह का दरबान था, आजकल भी अदालत में लोग कहते हैं ना, जो लकड़ी पकड़े लिए खड़े रहते हैं और कहते हैं फला हाजिर हो, आओ तुम्हारा मुकदमा है। हमसे ज्यादा कोर्ट कचहरी आपने तो शायद नहीं देखी होगी, ना समझी होगी। तो मेरे भाइयों, आज भी कोर्ट और कचहरियों में लोग रहते हैं जो जज के बिल्कुल करीब बैठता है, वो उसको उर्दू में दरबान कहा जाता है। दरबान, मेरे भाइयों, काजी शुरह को लोग घेर रहे थे तो दरबान ने एक कोड़ा मार दिया। एक को मारेंगे तो सब भाग जाएंगे, एक गैर मुस्लिम को कोड़ा लग गया। एक कोड़ा जैसे ही पड़ा, भीड़ तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई, लेकिन जिसको कोड़ा पड़ा वो वहीं खड़ा हो गया। काजी शुरह ने कहा कि भीड़ इधर उधर चली गई, तुम क्यों खड़े हो? उसने कहा, काजी साहब, आपकी अदालत में अभी अभी मेरा एक केस हम दर्ज करना चाहते हैं। का क्या अभी अभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपके दरबान ने कोड़ा मारा और वो पूरी भीड़ में ये कोड़ा मुझे लगाए? तो आपका दरबान ये भी कह सकता था कि मजमा है, भीड़ है, इधर उधर हो जाओ। पहले ऐलान करना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। भीड़ को भगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट कोड़ा मार दिया गया। न कोई इंफॉर्मेशन दी गई, न ये कहा गया कि बैठ जाओ या खामोश हो जाओ या इधर अदालत से चले जाओ। इस तरीके की कोई आवाज नहीं लगाई। कोड़ा उठाया और कोड़ा डायरेक्ट मारा और वो कोड़ा मुझे लगा है। मुझे इंतकाम चाहिए, मुझे बदला चाहिए। काजी शुरह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कटघरे में चलो। दरबान को कटघरे में खड़ा किया गया। पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दरबान ने कहा, आपकी तरफ लोग बढ़ रहे थे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए मैंने कोड़ा मारा, एक ही कोड़ा मारा जो इसको लग गया। कहा, क्या तुम इस कोड़े मारने का एतराफ करते हो? कहा, मैंने ये कोड़ा मारा है। कहा, अब तुम इधर आ जाओ।
मजमे में अपने दरबान को खड़ा कर दिया और उस शिकायत करने वाले यहूदी के हाथ में कोड़ा दे दिया। कहा इस दरबान ने तुम्हें जितनी जोर से कोड़ा मारा है, एक कोड़ा तुम भी इसको मारो। लिहाजा उस यहूदी ने कोड़ा उस दरबान को भी मारा और पूरे मजमे ने ये अदल देखा, ये इंसाफ देखा। तो जब एक यहूदी और काजी के दरबान में दरबान को मार रहा है, काजी के दरबार में दरबान को कोड़ा मार रहा है और काजी खुद ये फैसला सुना रहा है, ये अदल देखेंगे तो अमन क्यों नहीं होगा। ऐसी जगह पर अमन था, ऐसी जगह पर इंसाफ था, ऐसी जगह पर खूरेजी नहीं थी। आज अदल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अफसोस तो ये होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ती है कि अगर मणिपुर के मामले पर आप नहीं बोलेंगे तो हम एक्शन लेंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जो काम हुकूमतों का था, जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम सरकारों का था, आज वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ये काम अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ये तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहां हम पहुंच गए हैं। खुद चीफ मिनिस्टर कैसा होता है आपको मालूम है? हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं, एक नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं, पानी उनके हाथ में है, किसी ने देखा नहीं और एक आदमी आवाज लगाते हुए आ गया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसको पता ही नहीं कि हजरत उमर पेशाब कर रहे हैं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि एक आदमी पेशाब कर रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा थोड़ी, मैं ये कहूंगा कि वो पेशाब करके डराओ, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। वो निकला और कहता अमीरुल मोमिनीन, आईना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, कमबख्त मैं तो पेशाब कर रहा हूं, ये कौन है चिल्ला रहा? आए, कौन चिल्ला रहा था? कहा अमीरुल मोमिनीन। मैं गए और एक थप्पड़ दिया उसे। क्या है? बस इतना ही था। वो अपनी शिकायत भूल गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं, आप पेशाब करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जोर से चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। आप वहां से आए और भरे मजमे में सबके सामने आपने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा सा गौर कर लेना, अपने मामले में जरा सोच लेना। आपने गलती तो नहीं की है, आपने मुझे नाजायज थप्पड़ तो नहीं मारा है, आपने मुझे थप्पड़ मारकर कोई गलती तो नहीं की, आप इतना सोच लीजिएगा बस। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुमको पता नहीं था? कहा नहीं। कहा इधर आओ। कौन है? चीफ मिनिस्टर। कौन है? अमीरुल मोमिनीन। कौन है? सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो वो कौन है? बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं, झारखंड का नहीं, बंगाल का नहीं, यूपी का नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील। सऊदी भी उसके अंडर में, शाम भी उसके अंडर में, इराक भी उसके अंडर में, ईरान भी उसके अंडर में, उर्दून भी उसके अंडर में, आजरबाईजान भी उसके अंडर में, मिस्र भी उसके अंडर में, कुवैत भी उसके अंडर में, इजराइल और फिलिस्तीन भी उसके अंडर में। गौर कीजिए, ये सारे मुल्क उसके अंडर में। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, और क्या कर रहा है? इधर आओ। उमर फारूक का ये गाल तुम्हारे सामने हाजिर है। आए बदवी, आए देहाती, मैंने अनजाने में, लाइल्मी में, गुस्से में मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया है।
तुम भरे मजमे में सबके सामने अपना इंतकाम ले लो, और जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम मुझे भी थप्पड़ मारो। ये अपने आप को पेश कर रहा है, अपने आप को। यहां तो ट्विटर पे कोई लिख दे तो जेल की सलाखों में, यहां कोई झूठ भी कह दे तो जमानत नहीं होती। कहा मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं सबके सामने। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सॉरी, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इतना मान लें कि आपसे गलती हुई है। हजरत उमर फारूक ने भरे मजमे में कहा यह मेरी गलती है, मैं समझ नहीं सका, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने सोचा शायद तुमने देख लिया था मुझे पेशाब करते हुए और फिर तुम चिल्ला रहे हो, यानी मेरे पेशाब करने का भी, फारिग होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने ठीक है अब तुम मुझे इंतकाम लो, मेरा बदला लो तुम अपना। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझसे माफी मांग ली, आपने अपनी गलती का इतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि देखो मैं कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकता, जो कुछ भी लेन देन करना हो, अगर इस थप्पड़ के बदले में कुछ माल कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बोलो। का अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अमीरुल मोमिनीन है मैं आपको कैसे थप्पड़ मारूं, मैं दिल से आपको माफ कर रहा हूं। आपने बस ये स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को पेश किया, तब अदल कायम था, तब इंसाफ कायम था, तब कोई किसी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत नहीं करता था। आपको मालूम है मुल्क शाम या मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मारा था। हजरत उमर फारूक जब मिस्र गए तो उस 12 साल के उस बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने शिकायत कर दी थी। अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा अमर इब्न आस जो मुल्क शाम का गवर्नर है, इसके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, इसलिए कि मेरा घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया था। यह मुकाबला कर रहा था कि देखे कौन आगे निकलेगा। हम दोनों मुकाबला कर रहे थे, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसका घोड़ा पीछे रह गया। इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया है। और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूंगा तो उसने, इनके बेटे ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस गवर्नर का बेटा हूं। आजकल यही तो होता है ना, जो बड़े लोगों के बेटे हैं वो, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक की आंखें उसी वक्त लाल हो गई और फरमाया या अमर इब्न आस, अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, तुमने अपनी आवाम को गुलाम कैसे बना लिया? हजरत अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे ने मेरी अदालत में कोई मुकदमा ही दायर नहीं किया। अगर ये मुकदमा मेरे पास आया होता तो मैं जरूर इंतकाम दिलवाता। आपने कहा नहीं, अब हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया है। आपने कहा है उस बच्चे से डराओ, यहूदी बच्चे को खड़ा किया और अमर इब्न आस के बच्चे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने अपने जुर्म का इकबाल किया कि हाँ, इसका घोड़ा आगे निकल गया था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा कि एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारो, गवर्नर के बेटे पर थप्पड़ मारो। यहूदी बच्चा, शाम के अंदर हुकूमत हमारी मुस्लिम हुकूमत, गवर्नर अमर इब्न आस, यहूदी बच्चे के साथ इंसाफ। गौर कीजिए इंसाफ कैसा, यहूदी बच्चे से कह रहे हैं कि अमर इब्न आस के बेटे को कोड़ा मारो। अमर इब्न आस के बेटे को उस यहूदी लड़के ने कोड़ा मारा। फिर जल्लाद से कहा इधर आओ, अपने गुलाम से कहा कि तुम एक थप्पड़ अमर इब्न आस को मारो। अमर इब्न आस ने कहा
अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? जिसने कोड़ा मारा उसको कोड़ा मार दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया। अब मुझे क्यों कोड़ा मारा जा रहा है? अमर इब्ने आस कहा पहले कोड़ा खाओ। हजरत उमर फारूक के खादिम ने एक थप्पड़ हजरत अमर इब्ने आस को लगाया, गवर्नर को लगाया। और हजरत उमर फारूक ने अब इसका रीजन बताया। आए अमर इब्ने आस, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो किसी यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारता, और थप्पड़ मारने के बाद ये नहीं कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं अमर इब्ने आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए और ये बाप की बिगड़ी हुई औलादें कहती है ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करोगे, सही तरबियत अपनी औलाद को दोगे। ये अदलो इंसाफ था मेरे भाइयों, ये न्याय था, इसलिए अमन कायम था। इसलिए मुल्क शाम से एक औरत अकेली आती है और आज भी खाने काबा का तवाफ करती है, उम्रा करती है, सही करती है और चली जाती है। ये उसी अमन व अमान का नतीजा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर आज भी अगर 10 रियाल का नोट भी पड़ा हो तो कोई उठाने वाला नहीं होता, चोरी करने की किसी की जरूरत नहीं होती, रेप और बलात्कार का निशान नहीं पाया जाता है, वहां छूत छात नहीं है, वहां जात और बिरादरी में बटे हुए लोग नहीं हैं, वहां आज भी अमन है, आज भी अदल है, आज भी इंसाफ का बोलबाला है। यह अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर और मगरिबी तहजीब में अब उधर भी कुछ जले जमा ली हैं अपनी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक देगा हम उसके हैं। हमने आपका काफी वक्त लिया है मेरे भाइयों, 11:15 से बोलते हुए 12:30 तक बजने वाले हैं। अब मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिसबाहुद्दीन साहब की आवाज़ पर यहाँ तक चला आया और मैं इस कंडीशन में आया कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनको लखनऊ में छोड़कर मैं सीधे यहाँ चला आया और मुझे सुबह फ़ौरन फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाकर अभी उनकी खिदमत करना है, इसलिए कि दुनिया में बाप और माँ से बड़ी कोई नियामत नहीं है, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और हमारी तालीम और तरबियत करके मुझे इस लायक बनाया है। अब ये मौका है एक बेटे को उनका हक अदा करने का, हक अदा करने का नहीं, अपने गुनाह को कुछ माफ़ कराने का, क्योंकि हक तो जिंदगी भर नहीं अदा हो सकता है, सारी जिंदगी हम सब कुछ कर दें फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने कहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को तवाफ कराया, अंधी लंगड़ी लूली इसका पेशाब और पायखाना मैं साफ करता हूँ, क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? तो हजरत उमर ने कहा तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी और उसे जो तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से तेरी माँ जब चीख रही थी आह, तूने तो अभी अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है, तो पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? तो माँ बाप का कोई पूरी जिंदगी भी खिदमत करे तो